हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज ग्रेविटेशन की सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज फर्स्ट लेक्चर है ग्रेविटेशन का। तो इंट्रोडक्शन होगा। बेसिकली ग्रेविटेशन के चैप्टर के मेरे अकॉर्डिंग 7 to 10 वीडियोस आने चाहिए। बाकी देखते हैं लेक्चर जब हम लोग अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा कितने वीडियोस एक्चुअली बनेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो आप बोलते हो कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया और कहानी बनी, तो डेफिनेटली एप्पल गिरने से ये कहानी नहीं बनी है ना। ऐसा नहीं हो सकता इतना बड़ा फिजिक्स का लॉ एक सेब गिरने से बना हो। एक इंसान के ऊपर सेब गिरा, उसने लॉ लिख दिया हो। ये बहुत ही बेवकूफ किस्म की कहानियां हैं जो मार्केट में ट्रेंड हो जाती हैं। आप सर्च करो इंटरनेट पे द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये डॉक्यूमेंट्री टाइप का टॉपिक है, तो मैं अगर इसको लूं तो 15 मिनट इस पे वेस्ट करूं, आपको समझाऊं कि गैलीलियो ने क्या बोला, उसने देखा, उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं है। पहले ये थ्योरी चल रही थी कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। गैलीलियो ने बोला नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है। केपलर आए, है ना, केपलर ने अपने 3 लॉज दिए। टाइको ब्राहे आए, टाइको ब्राहे ने स्टार की स्टडी की और बताया। मतलब ये एक इंसान का लॉ है नहीं एक्चुअल में, इसके पीछे करीब 2-3 सेंचुरीज की कहानी जुड़ी है और तब जाके प्रपोज हुआ था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो स्टॉप एक्सेप्टिंग कि एक सेब गिरने से लॉ पूरा लिख गया था। 200-300 साल लग गए इस लॉ को फॉर्मुलेट करने में। हाँ, फॉर्चुनेटली इट केम टू मिस्टर न्यूटन और न्यूटन सर, पर इसके पीछे बहुत लोग की मेहनत है। एक एप्पल से काम नहीं, लोगों की जिंदगियां, लोगों का जीवन पूरा पूरा गया इसके लिए। आप एक बार बस सर्च करो द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, द हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटी, आपको बहुत लंबी कहानी मिलेगी। खैर, ये सारी बातें हुई जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। आज हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, आपको समझाएंगे इसका डेप्थ, ये कैसे एक सेंट्रल फोर्स है, कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है और कैसे ये सिर्फ पॉइंट मासेस पे वैलिड है। इन सब बातों को हम न्यूमेरिकल के थ्रू आपको रियलाइज कराएंगे। जो लोग ड्रॉप ईयर में है, रिपीट ईयर में है, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वीडियो को इनटू 2 स्पीड में देखना। जिनका ये लेक्चर फर्स्ट टाइम है, आराम से स्लोली देखना। जगह जगह पे वीडियो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न बच्चे बनो, जब लगे ये चीज आती है स्किप करो। जहां पे क्वेश्चन आए उनको पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। आई रिपीट, जहां पे क्वेश्चन आए मैं आपको टाइम भी दूंगा और बोलता भी हूं वहां पे कि पॉज करें वीडियो को, सॉल्व करें क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व करो। 4 में से एक ऑप्शन जब तक मैच ना करे, आई रिपीट, जब तक मैच ना करे तब तक पॉज मत खोलना। 4 में से एक ऑप्शन मैच करना चाहिए, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, टाइम दो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को अच्छे से। क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट है, टुवर्ड्स द एंड जाके 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो जिनका ग्रेविटेशन क्लियर है वो सीधा जाके लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस कर लें। लास्ट के बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है और उसके पहले एक क्वेश्चन मैंने खुद से कराया है। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे आएगा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर एस्केप वेलोसिटी, और फिर एस्केप वेलोसिटी के बाद हमें करना है मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट और उसी के अंदर बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, और बाइंडिंग एनर्जी वगैरह के बाद हम जाएंगे केपलर्स लॉ पे। तो ये हमारा फ्लो ऑफ लेक्चर रहेगा जिसमें मैंने बताया 7 से 10, 8 से 10 वीडियो होने चाहिए। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ग्रेविटेशन का। मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आज ज्यादातर बातें क्लियर कर दूंगा। चलो हेडिंग लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पढ़ना है। सबने सुन रखा होगा लॉ। हमारे पास एक मास यहां है जिसका मास m1, एक मास यहां है m2। एवरी 2 ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। सुन रखा होगा, बड़ा फेमस लॉ है। मान लेते हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r। डिस्टेंस सेंटर से सेंटर के बीच का लेना है r। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ अ फोर्स F गिवन एज G m1 m2
बटे आर स्क्वायर। अब ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स अपने आप में आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाओगे तो एक चैप्टर बन जाता है सेंट्रल फोर्सेस। अभी के लिए इतना समझना है, ये ऐसी फोर्स है जो एक्ट करेगी ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। मतलब M1 को M2 ऐसे भी तो अट्रैक्ट कर सकता था, M1 को M2 ऐसे भी तो अपनी तरफ खींच सकता था, पर ना ऐसे खींचेगा ना ऐसे खींचेगा, इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। M1 पे जो फोर्स लगेगी वो इस लाइन के अलोंग लगेगी, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। लिखने का तरीका समझे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इसी तरह से M2 को M1 इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, सेंट्रल लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स का मैग्नीट्यूड है G M1 M2 बट्टे आर स्क्वायर। सेंटर से जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पे एक्ट करेगी। इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। संपूर्ण यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए इस G का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो भी आपने पढ़ रखा होगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नोट कर लें, याद कर लें, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट यहां से देखनी है, देख लो। फोर्स न्यूटन में होगा, आर डिस्टेंस से मीटर में होगा, इधर गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, मास केजी डिवाइड हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकाल लोगे, ठीक है। ये सब अपना घर पे कर लेना कि इसका डायमेंशंस भी निकाल लिया, MLT वगैरह, ठीक है। आर हमारा डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर के बीच का, M1 M2 दो मासेस हैं। अच्छा, तो सेंट्रल फोर्स है, समझ में आ गया पहली बात। दूसरी बात ये समझो, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे इसलिए बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड चैप्टर है 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चार्ज के बीच की फोर्स भी करीब करीब ऐसे ही होती है। वहां पे एक कांस्टेंट K आ जाएगा, यहां कांस्टेंट G है। दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो फोर्स होगी K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दो मास है तो फोर्स है G M1 M2 बटे आर स्क्वायर। पर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और मान लो सेम तरह के चार्ज हुए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपेल भी कर सकते हैं। पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है यार, सब सेम है। सेंट्रल फोर्स है, बट ये क्या होगी? अट्रैक्टिव। तीसरी बात सुनो, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम पे ये फोर्स डिपेंड नहीं करती। मतलब आपने ये फोर्स मान लो, हमारे और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाली एयर में, फिर हमने निकाली वाटर में, फिर हमने निकाली वैक्यूम में। हम डिफरेंट मीडियम में जाकर अपने और आपके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो वो सेम आएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, क्योंकि बच्चों ये G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये फोर्स अलग अलग मीडियम में भी क्या होगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हम किसी भी मीडियम में जाएं फोर्स चेंज नहीं होगी। बेसिक बातें बता रहा हूं अभी तो आपको, और कुछ बचाऊं। चौथी बात, न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो। ये न्यूटन का एक्स्ट्रा लॉ है, 3 लॉ लिखे थे, ये तो अलग ही है पूरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पर न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये फोर्सेस देखो इक्वल अपोजिट पेयर है, इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया। मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। समझ में आ रहा? दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा दिया, है ना। इसकी फोर्स को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इसकी नेगेटिव होगी कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यूज तो दोनों की सेम है, पर डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। पांचवा पॉइंट समझो,
ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये वैलिड है सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। छोटे छोटे मासेस के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बड़े बड़े मासेस के लिए ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। अब ये छोटे बड़े मासेस भी एक समझने वाली बात है, मतलब रिलेटिव चीज है ये, क्या चीज छोटी है क्या चीज बड़ी। मान लो दो बड़े बड़े मास हैं और बहुत दूर रखे हैं, दो बड़े बड़े मास बहुत दूर रखे हैं, तो इतना डिस्टेंस बढ़ाने से वो भी क्या बन जाएंगे, पॉइंट मास, पॉइंट जितने छोटे बन जाएंगे, तब उन पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसे अपन सन और अर्थ को उठा ले, तो सन और अर्थ इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि एक दूसरे को वो कैसे दिखते हैं, पॉइंट मास जैसे छोटे दिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हम वहां पे लगा सकते हैं। पर मान लो डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस कम हो और बड़े बड़े मास दिए हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। किसके लिए यूज करना है, पॉइंट मास के लिए यूज करना है। ये नहीं कि दो आपको बड़े बड़े मास दिए पास में रखे हैं तो आपने लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। यूज ओनली फॉर पॉइंट मासेस, या तो बोल दे असम्पशन में कि इसको पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर लो, कई बार लिखा रहेगा कि इसको पॉइंट मास मान लो। समझ में आ रहा, टेंशन मतलब बहुत ज्यादा ये चीज नहीं फंसेगी, एक दो जगह है वहां मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स है, समझ में आया कि सेंटर पे सब चीज का इंपॉर्टेंस है। तुम्हें लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी सवाल दूंगा तब समझ में आएगा। दूसरा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। चौथा इक्वल एंड अपोजिट है। पांचवा वैलिड है ये लॉ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। एक और पॉइंट समझो, छठा, ऐसे तो हम करेंगे कैलकुलेशन बहुत ढेर सारी, छोटे छोटे मास पे इधर उधर ये वहां कर लेंगे, पर जो इसका सिग्निफिकेंस है इस लॉ का, जो इसका सिग्निफिकेंस है वो हैवी बॉडीज के लिए है ना। डे टू डे लाइफ में हम ग्रेविटेशन से बहुत कुछ नहीं सीख पाते। हम आपको ग्रेविटेशन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप हमको ग्रेविटेशन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर हम और आप आके से चिपक नहीं रहे हैं, क्योंकि सर स्क्रीन है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन छोड़ दो, आपको और आपकी क्लास में दिल तो बच्चा है जी, आपकी क्लास में है, ठीक है, और आप अट्रैक्शन चल रहा है एकदम, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एकदम बढ़िया, अट्रैक्शन एकदम आए हैं, पर आप दोनों आके ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों देखो इस जी की वैल्यू बहुत छोटी है, 10 टू द पावर -11। यहां पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट 10 टू द पावर -11 का है ना। अब आपका मास कितना है भाई, आपका मास कितना है, 60 केजी, 100 केजी, बुरी सी बुरी हालत में 120 केजी होगा, है ना। जिससे अट्रैक्ट होना उसका भी इतना ही होगा। क्या ही कर लोगे 200 लेके, यहां पे 100 और 100 लेके 10 की पावर 4, ये 10 की पावर -11, तो ये फोर्स बहुत कम आएगी। 10 की पावर -7 न्यूटन, 10 की पावर -5 न्यूटन, इतनी छोटी फोर्स होती है कि हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाते। फिर फ्रिक्शन वगैरह भी वो रोक देता है, हम सोचते हैं अट्रैक्ट हो भी जाएं पर फ्रिक्शन पकड़ लेता है। अब ये मार्कर है, ये मार्कर सामने रख के कैमरे को बहुत तेज अट्रैक्ट कर रहा है। कैमरा भाई अट्रैक्ट मत होना, तुम्हारे भरोसे जिंदा है हम सब। ये कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा है, पर दिक्कत वही है क्या, इनके मासेस बहुत छोटे हैं और जी की वैल्यू बहुत छोटी है। कहानी बनेगी नहीं, जी इतना छोटा है यार, सारी फोर्स को छोटा कर देगा। पर यहीं पे यदि एक मास अर्थ का हो, एक मास सन का हो, तो मासेस चले जाएंगे 10 की पावर 24 वोर की रेंज में। इतने बड़े बड़े मासेस जब होंगे तब ये फोर्स सिग्निफिकेंट होगी। सो दिस लॉ इज मेनली सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज। बड़ी बड़ी बॉडीज पे इसका ज्यादा एप्लीकेशन होगा। करने को हम छोटी छोटी बॉडीज में करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं भाई। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछ रहा है वो तो एप्लीकेशन देख रहा है, चेक कर रहा है आप कितना इसकी मैथ समझ पा रहे हो, कितना कंसेप्ट समझ पा रहे हो। पर लाइफ में जो इसका एप्लीकेशन है वो बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए है। टेस्ट तो नहीं हो रहा है, सब बेसिक चीज इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा, तो नोट कर लें इनको आप, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नोट कर लिया, कर लिया। सीधा मैं सवाल लूंगा, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, सब फालतू चीज तो नहीं बतानी। बहुत बढ़िया, चले मिटा दें। पॉइंट्स याद रखना, सेंट्रल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव ओके, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम से फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में बनती हैं, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। चलिए देखिए, एंड सिग्निफिकेंट फॉर हेवनली बॉडीज।
चलो यार, तो जो मेरा तरीका है न्यूमेरिकल से कंसेप्ट समझाने का, उस तरीके को मैं उठाऊंगा, प्यारे प्यारे सवाल कराऊंगा। तो यार पहले तो मैं तुमको एक फर्जी सा सवाल करा देता हूं, जिससे तुम भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊं। फर्जी सा सवाल करना है आपको, हल्का सा हलवा वाला एकदम होता है। चलो, रिंगा रिंग रिंगा रिंगा रोजेस, यहाँ मान लो एक 2 kg का मास है, रिंगा रिंगा रोजेस, यहाँ 10 kg का मास है। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो दिया है 2 मीटर। हमसे पूछा इनके बीच की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताओ, कर लोगे, क्या करोगे, जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू रख दोगे, कितनी है जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो आप देख रहे हो बहुत ही छोटी फोर्स आएगी, जो भी आएगी कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? तो ये सब फालतू सवाल मैं आपको कराने वाला नहीं हूं। तो देखिए भाई, पहला सवाल मैं आपको देता हूं प्यारा सा। तैयार? वीडियो को करेंगे पॉज और क्वेश्चन को करेंगे ट्राई। दे दें? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट हुआ आपका टॉपिक। मान लो यहां पे एक स्फेरिकल बॉल है और इससे टच करती हुई एक और आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है। ये दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स हैं, दोनों का रेडियस r है एंड दोनों मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैं। वो तो आप समझ गए होंगे आइडेंटिकल बोलने पे। और सर गधा समझे सर आपने मेरे को, गधे होगे सर आप, दाढ़ी वाले इंसान। चलो चलो भैया, तो ये है कहानी। इनके बीच में होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि सेंटर से सेंटर के बीच में एक्ट कर रही होगी। बोल दिया है पॉइंट मासेस कंसिडर कर लो। अब बोला है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between them is F. Between them is F. F is proportional to, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, खटाक से करने वाला सवाल। 1/r स्क्वेर, r स्क्वेर 1/r की पावर 4, r की पावर 4। इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वेर, r स्क्वेर 1/r की पावर 4 या r की पावर 4 पे। ट्राई करेंगे भाई इसको। दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर। सर कैसे कैसे गाने आप गाते हो, बिहार में रहते हो आप। अच्छा हो गया, हो गया। क्या मारा? फोर्स का फॉर्मूला बोलेंगे Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। इनका मासेस दे नहीं रखा था। अच्छा, इस r स्क्वायर का फील समझते हो? फील, फील मतलब यह है कि इन दो मासेस को अगर मैं डबल डिस्टेंस पे दूर ले जाऊं, मान लो पहले 1 मीटर पे रखे हैं, फिर मैं उनको 2 मीटर दूर कर दूं, तो डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स डबल का स्क्वायर यानी 4 गुना कम होगी। ये फील समझते हो ना? इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सब 10th क्लास की कहानी है, मुझे नहीं लगता इस पर टाइम वेस्ट करना है। ये सब कहानी समझते हो ना? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आंसर नहीं है ये, पहली बात तो ये बता दें, कई लोग सोच रहे हैं वही आंसर है। आंसर नहीं है। चलो हाँ, पहले फील दे दें। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स। अब ये सब बचपन की चीजें यार, क्लास 9 में तुमने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है अगर तुम सीबीएसई में हो, क्लास 10th में तुमने पढ़ रखा है अगर आईसीएसई में हो। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये सब पढ़ रखा है ना, कि भैया डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 4 गुना कम होगी, डिस्टेंस को हाफ करोगे, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। डिस्टेंस को डबल करने पे फोर्स कम होगी। ये सब तो समझ रहे हो ना? जितना दूर जाओगे फोर्स उतना कम, जितना पास आओगे फोर्स उतना ज्यादा, है ना? डबल करोगे डिस्टेंस तो फोर्स 4 गुना कम, ट्रिपल करोगे डिस्टेंस तो फोर्स 9 गुना कम, है ना? 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो फोर्स 9 गुना कम। ये सब अच्छा, चलो भैया ठीक है, आंसर ये नहीं है। अरे सर ऐसा क्यों? अभी तो आप बोला सर मेरे से F इज इक्वल टू Gm1m2 बटे r स्क्वायर। सर आपको काली माता का श्राप लगे, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चों इनका मास यहाँ पे गिवन नहीं था। मान लेते हैं इसका मास है m, इसका मास भी हो जाएगा m, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, मेड ऑफ सेम मटेरियल है।
ठीक है सर, मान लिया आपने बोला तो मान लेते हैं इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है रो। ओए होए सर, डेंसिटी भी मानना था। अब इसका मास हम निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओए होए सर, ये तो पता है मुझको, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है सर, तो इसका मास हो जाएगा रो इनटू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब नॉट स्क्वायर। ये मास हो गया इसका, यही इसका मास होगा। अब जरा फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R और R, 2R का स्क्वायर। बोले समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज R एंड R, 2R का स्क्वायर। ओके सर, मान लिया। G m1 की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और m2 की वैल्यू भी यही है, यानी इसका स्क्वायर कर दूं। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बटे R स्क्वायर। m1 m2 बराबर है तो ये लिख सकते हैं G m स्क्वायर, दोनों मास बराबर, तो मास का स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 2R का स्क्वायर, दैट इज 4R का स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता यहां किसी कांस्टेंट टर्म से इनको मतलब है, इनको सिर्फ पड़ी है R की, तो हमको भी सिर्फ R की पड़ी हो। G हटाओ, रो हटाओ, 4/3 हटाओ, पाई हटाओ, 4 हटाओ, तो प्रोपोर्शनैलिटी देखो किससे पड़ेगी, R क्यूब का स्क्वायर R की पावर 6 और नीचे R स्क्वायर। G रो 4/3 4 पाई, इन सबको छोड़ो जरा, R पे देखते हैं कहानी। R क्यूब का स्क्वायर R की पावर 6 नीचे R स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी R की पावर 4। यहां से स्क्वायर स्क्वायर मर जाएगा, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। बोलोगे सर ये क्या हुआ, क्योंकि यहां पे मास गिवन नहीं था प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा सोच के किया करो। अगर F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर ही कराना होता तो सवाल ही क्यों देते हैं आपको। तो ये सवाल था श्री DC पांडे की किताब का पहला एग्जाम्पल था। मजा आया आपको, समझ में आया ये? दोनों का मासेस हमने mm मान लिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी दोनों की कांस्टेंट और सेम, मास इज इक्वल्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां मास की वैल्यू रखी, फिर R का एक्सप्रेशन देखा और फिर हमने आंसर निकाला। क्लियर? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत हल्वी चीजें इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। चलो भाई तो देखते हैं अगला सवाल। खूबसूरत सा सवाल मैं आपको देने वाला हूं। क्या है वो खूबसूरत सा सवाल? कंसेप्चुअल भी है। हाँ तो भाई डिंग 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 डिंग। अगला सवाल मैं इस चीज पे समझाता हूं। F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इसका फील देखते हैं। आपने देखा ना कि दो मास होंगे तो दोनों की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, तो इसका फील समझते हैं। एक प्यारा सा सवाल लेते हैं। मेरे पास यहां एक मास है यम और यहां एक मास है कैपिटल यम। इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। हमसे इन्होंने कहा, अरे भैया रे, हमसे इन्होंने कहा इसका नाम 1 मान लो, इसका नाम 2 मान लो। ओके सर। फिर उन्होंने हमसे पूछा ऑप्शंस दे के A, B, C, D, E, F, G, खूब ढेर सारी चीजें बता रहा हूं, बताना क्या सही क्या गलत, मल्टीपल करेक्ट, माल ठी फल करेक्ट। तो मैं आपसे पूछूंगा इज F12 is equals to minus of F21 if F on COM या F net is 0, is A12 is equals to minus A21 or is ACOM equal to 0, is V of 1 is equals to V of 2 is equals to 0, or is VCOM is equals to 0, or is VCOM is equals to constant। एक और H ऑप्शन, V1 is equals to V2 is equals to constant। चलो भाई सोचो, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल। 1 मिनट का समय दो अपने दिमाग को। क्या तुमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा? मैंने भी पढ़ा, तो देखो उसके बाद ही सवाल होगा। ये नहीं पढ़ा है तो भाई हम बताते हैं आपको, आप देखो सवाल को, हम खड़े हैं आपके लिए भाई। कितना पढ़ाते हो सर, ग्रेविटेशन में भी COM सर।
चलो भाई लिखते हैं, चलो आ जाओ। तो भाई पहला वाला तो सही है, हाँ कि ना भाई, इक टक टक, इस पे लगेगी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू टू विल बी जी यम बटे आर स्क्वायर, है ना। इसको आई कैप लिख लें, पॉजिटिव एक्स में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज जी यम बटे आर स्क्वायर। तो इसको मैं माइनस आई कैप लिख लूं, तो दिख रहा है दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट, तो पहला वाला सही। अगला ऑप्शन एफ नेट, तो इस पूरे सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स है F12 प्लस F21 इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स इज 0। दिख रहा है भाई, इस पे फोर्स लगी, इस पे फोर्स लगी, इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। ये दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं, करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, A12 इज इक्वल टू माइनस A21, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स बच्चों, चेक करें। एक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट ड्यू टू टू, पहले का एक्सलरेशन सेकंड की वजह से, पहला वाला इधर भागेगा, फोर्स लगेगी इधर, भागने लगेगा। एक्सलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। इस पे फोर्स लग रही है जी यम बटे आर स्क्वायर, डिवाइड बाई यम से यम मर गया, एक्सलरेशन है जी एम बटे आर स्क्वायर। इस वाले का नहीं, जिस, हाँ, इसका एक्सलरेशन कितना आ रहा है? जी एम बटे आर स्क्वायर। अच्छा, और एक्सलरेशन ऑफ टू ड्यू टू वन, एक्सलरेशन ऑफ टू ड्यू टू वन, इस पे फोर्स कितनी लग रही? जी एम बटे आर स्क्वायर। एक्सलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, मास कितना है? कैपिटल एम, कैंसिल, तो एक्सलरेशन आ रही जी एम बटे आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, दोनों का एक्सलरेशन अलग है। इसका एक्सलरेशन है जी एम बाई आर स्क्वायर, इसका जी स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। मैं तुमको फील देता हूं, बहुत सिंपल सी। ये छोटू एम मान लो छोटू है, बड़ू एम मान लो बड़ू है, दोनों पे लगने वाली फोर्स बराबर। मान लो दोनों पे फोर्स 10-10 न्यूटन का लग रहा, एक छोटा सा मास, एक बड़ा सा मास, दोनों पे 10-10 न्यूटन का फोर्स, कौन तेज भागेगा? छोटा वाला। इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, इतना बड़ा सा मास है, इस पे तुम बड़ी सी फोर्स लगोगे, ये छोटा वाला इस पे फोर्स होगा। सो एक्सलरेशन दोनों का डिफरेंट होगा, कभी इस चक्कर में मत फंस जाना कि A12 इज इक्वल्स टू माइनस A21, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये बात 100% बच्चों गलत। फर्स्ट का एक्सलरेशन होगा इस तरफ, फोर्स अपॉन मास, फोर्स ये, मास स्मॉल एम, ये आया। इस एक्सलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? इधर जा रहा है आई कैप। सेकेंड का एक्सलरेशन इस तरफ होगा, फोर्स यही है ना, अपॉन मास कैपिटल एम। इसको मैं माइनस आई कैप लिख सकता हूं, बिल्कुल इधर जा रहा। ठीक है, अपोजिट तो दिख रहे हैं, एक आई कैप एक माइनस आई कैप, पर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं है। तो अगली बात आती है, क्या एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा? क्या सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सलरेशन नहीं होगा? दोनों एक्सलरेट कर रहे हैं, दोनों का एक्सलरेशन बराबर नहीं है, फिर भी क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन 0 होगा? यस यस यस, दैट इज फिजिक्स, यस यस यस। व्हाई, हाउ, दोनों चीजों का एक्सप्लेनेशन। पहली बात आती है व्हाई। व्हाई का आंसर बड़ा सिंपल है, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। पढ़ा है कि नहीं? इस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी इस पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन 0। इंडिविजुअल पार्ट का एक्सलरेशन हो सकता है, पर सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रही। सो ACOM विल बी 0। ये था वाई। क्यों है 0? क्योंकि ओवरऑल पूरा अगर सिस्टम बना लें तो इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, अंदर अंदर ये एक्सलरेट कर सकते हैं, पर इनका सेंटर ऑफ मास कहीं एक्सलरेट नहीं करेगा, 0 होगा। ये हुई वाई। अब हुआ हाउ।
हाउ, मतलब इसको हम दिखाएं, प्रूफ करें कि हाँ ये बात सच है। अब हुआ हाउ। एक काम करते हैं, कुचिक कुचिक कुचिक, इसका एक्सेलरेशन लिखते हैं a1। फोर्स कितनी है बोलो, gm/r²। इसका मास कितना है m, तो एक्सेलरेशन आया gm/r²। ठीक है, दूसरे वाले का एक्सेलरेशन a2 मान लो, पहले वाले का a1, दूसरे का a2। a2 होगा इस पे लगने वाली फोर्स gmm/r² अपॉन मास कैपिटल M, तो आया gm/r²। इसको प्लस ले लूं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास लगाया। इस पे फोर्स है gmm/r², इस पे भी वही है फोर्स, तो दोनों पे इक्वल है। इसका मास स्मॉल m रख दिया, इसके एक्सप्रेशन है कैपिटल M। ये इसका एक्सेलरेशन, इसका पॉजिटिव माना तो इसका नेगेटिव। ACOM का फॉर्मूला बताओ, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। याद है? याद है एक दिन तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे कभी, mgm/r² प्लस m2 इज कैपिटल M, a2 इज माइनस, तो यहां पे लग जाएगा पूरे पे माइनस m1a1 m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो पढ़ा होगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, ये तो याद करके आए होगी। खाली हाथ आए हो, क्या सोचे थे सरदार खुश होंगे। m2 इज m, a2 इज gm/r² डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m प्लस m। दिख रहा है, दोनों चीजें एक दूसरे को खा जाएंगी। कितना आया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों? 0 आया। तो चाहे प्रूफ से देखो, हाउ से समझो, चाहे वाई से समझो। वाई तो कहता है कि अगर सिस्टम पे टोटल फोर्स 0 है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 0। सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास का, उस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है। इंडिविजुअल पार्ट्स एक्सेलरेशन ले सकते हैं, पर क्योंकि टोटल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भैया 0। फील हुआ? सर थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। सर इसका एक्सेलरेशन है, इसका है, दोनों सर बराबर भी नहीं है, कैंसिल भी नहीं हो रहा है, फिर भी सेंटर ऑफ मास का 0। अरे इनका मास भी तो अलग अलग है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे नहीं निकलता कि a1 प्लस a2 कर दें। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे नहीं निकलता कि a1 प्लस a2 कर दें, बराबर होने की जरूरत ही नहीं थी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे निकलता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसके हिसाब से ये 0 आ रहा। अच्छा, तो सर इससे क्या बड़ी बात होगी? अगला पार्ट पे आते हैं, वेलोसिटी के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमने कहा इस सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स 0 है। किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। सिस्टम इस सिस्टम पे टोटल फोर्स 0, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0। हाँ, इसका एक्सेलरेशन a1 इधर, इसका a2 इधर, तो भाई ये इधर चल पड़ेगा, खींचेगा तो चलेगा। तो मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी से चला और ये इधर चलेगा, मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से चला। भाई फोर्स लगेगी चलना ही पड़ेगा, फोर्स लगेगी चलना पड़ेगा, दोनों अपनी अपनी स्पीड से चल पड़े। अच्छा भाई, तो v1 v2 0 होगी, ये बात तो गलत हो गई, चल ही रहे होंगे। फिर एक सवाल आ गया, हाय 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 हाय, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और अगले ऑप्शन में देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, या दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बताओ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, मुझे सिर्फ इतना बताना, एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0 की वेलोसिटी कांस्टेंट। बता दो बच्चों, प्लीज प्लीज बताओ बच्चों। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 तो उस बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी कि कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट ना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तभी तो एक्सेलरेशन 0। सो इफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट और 0? कांस्टेंट। इट मे बी 0, इट मे बी 0, हो सकता हो 0 ही 0 रहे, 0 रहती रहे, अभी भी कांस्टेंट ही है। सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलेगा। लेट मी फ्रेम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिमेन स्टेट ऑफ रेस्ट
Every object tries to remain in its state of rest or of uniform motion until and unless an external force is applied. Until and unless an external force is applied. इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. Every body tries to remain in state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन. जिस मोशन पे चल रहा था उसी मोशन पे चलता रहना चाहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आएगी. बाहर से कोई फोर्स नहीं आई है, जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट. क्लियर? तो ये वाला सही है. ये वाला सही हो भी सकता है, नहीं भी. अगर शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगी, जैसी थी वैसी रहेगी. तो ये वाला हमेशा सही नहीं होगा. नेक्स्ट है वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. नहीं यार, ये तो गलत बात है. इंडिविजुअल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस पे कोई गारंटी नहीं, हो भी नहीं सकती. भाई इस पे फोर्स लग रही है, इस पे फोर्स लग रही है. फोर्स से एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी. क्लियर है? इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना बच्चों समय के साथ. एक्सेलरेशन है ना इसके पास. एक्सेलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. इसके पास भी एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी. ऐसा बढ़ेगी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट. दोनों अपोजिट भी हैं. क्लियर? इतनी बातें बहुत बढ़िया. मुझे लगता है क्लियर हो गया आपको. दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट. नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो. नेट फोर्स जीरो का मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट. दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, दोनों की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकती है. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता. क्लियर है? इंटरनल फोर्स है ग्रेविटेशन. इंटरनल फोर्स है. कैसी फोर्स है? इंटरनल फोर्स है. क्लियर है? क्लियर है? ओके. चलिए, तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर है बच्चों, जो कि मैं मान लेता हूं आपको क्लियर है, तो मैं आपको एक बहुत ही नन्हा सा सवाल आपको दूंगा. दिल पर काहे कूद पड़ो मेला में, काहे कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर जाओ. आरा रा 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 रा, काहे कूद पड़ो मेला में. Why you jump into this fear? We will puncture your cycle. This is at infinity, and it is also at rest. This is the initial condition. दो मासेस हैं जो कि बहुत दूर हैं, एक 10 kg एक 2 kg, दोनों आराम कर रहे हैं इंफिनिटी पे. हमने दोनों को छोड़ दिया. छोड़ते ही दोनों एक दूसरे की तरफ हाय रे हाय अट्रैक्ट होंगे ना. तुम पास आए, वेलोसिटी बढ़ाए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाए. मान लो ये जा रहा 2 मीटर पर सेकंड से, और किसी समय पे इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता. किसी समय पे, किसी, लिख पाओगे सर? एनी टाइम, एट एनी टाइम हमने देखा इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास एंड द ऑप्शंस आर this time A, B, C, D, and the option are -2 meter per second, -10 meter per second, +10 meter per second और +2 meter per second. बताओ भाई. चिंगारे चिंगारे. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं पता है ना? VCOM is equals to m1v1 plus m2v2 upon m1 plus m2. ठीक है? अब बताओ रे बच्चा. डिंग 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 डिंग. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यस इट इज. आओ देखें, ये इनिशियल, ये फाइनल. नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, फोर्स इक्वल अपोजिट होगी, नेट फोर्स जीरो. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. इसके पास एक्सेलरेशन होगा, इसके पास होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट. जीरो मत बोलना, कांस्टेंट.
जो थी वो रहेगी। एक एक के पास वेलोसिटी आ जाएगी, चेंज भी होगी, पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो थी वही रहेगी। तो भाई अगर इनिशियल बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा? 0, क्योंकि भैया v1 भी 0 है, v2 भी 0 है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुरू में 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एनी टाइम पे 0 रहेगी। क्लियर? अब ये स्पेशल केस था, यहां 0 हो गई, कहानी समझनी है, कांस्टेंट जो थी वो रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यहां पे लगा दो, VCOM इज इक्वल्स टू m1v1 10 इंटू 2 प्लस m2v2 2 इंटू v m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 10 प्लस 2। भैया सेंटर ऑफ मास पढ़ के नहीं आए हो, रोटेशन पढ़ के नहीं आए हो, तो ग्रेविटेशन में क्या घास छीलोगे बच्चे? हैं? सो m1v1 10 इंटू 2 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। Velocity of center of mass is 0. तो 20 plus 2v is equals to 0. 2v is equals to 20. v is equals to minus 20. v is equals to minus 10. तो इसकी स्पीड होगी -10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? समझ में आ गया? छोटा सा कंसेप्ट था, फील के लिए बता रहे थे। मान लो कभी सवाल आ जाए तो हिला दो। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये ग्रेविटेशनल की जो फोर्स है ना बच्चों, ये इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रही है। एक्सटर्नल फोर्स इज 0। जो मोमेंटम था वो मोमेंटम रहेगा। शुरू का मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम भी 0। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। 10 इंटू 2 20, और ये पीछे आया 2 इंटू -10 -20, मोमेंटम 0। एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं यार, ये इंटरनल फोर्स है। मिटा दें? फील हो रही बात? चलिए अब मैं आपको फील समझाता हूं। मैं आपको धीमे धीमे फील दे रहा हूं हर चीज का। मैंने पहला फील आपको दिया F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 का। ये चीज की मैंने आपको पूरी फील समझाई। F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 फील हो गया। इसका मतलब था नेट फोर्स 0 है, फोर्सेस बराबर हैं, एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी बढ़ सकती है, पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, 0 नहीं, कांस्टेंट रहेगी। तेज हो गया क्या? कोई बात नहीं, पढ़ तो लिया ही ना। चलो, मुझे माफ करना प्यारे बच्चों। अब अगला फील मैं आपको देने जा रहा हूं सेंट्रल फोर्स का। सेंट्रल फोर्स बोले तो ये फोर्स लगती है सेंटर से सेंटर को, सेंटर से सेंटर को। एक खूबसूरत सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल। आओ देखो, यहां एक ब्लॉक है और यहां एक और ब्लॉक है। ओके ओके, इस ब्लॉक की हाइट है L, इस ब्लॉक की हाइट है 2L। ओके ओके, दोनों की विड्थ बराबर है, दोनों की विड्थ बराबर है। इस ब्लॉक का मास है m, तो इसका कितना हो जाएगा? 2m। ठीक है, इसके सेंटर से कटक 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 कुटुक 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 कुटुक, यहां के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें दिया है L/2 है। हमसे पूछा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन है, अब आपको ट्राई करना है यहां से A B C D। द फर्स्ट ऑप्शन इज 2gm स्क्वेयर बटे L स्क्वेयर, 4gm स्क्वेयर बटे L स्क्वेयर, 8gm स्क्वेयर बटे L स्क्वेयर, 16gm स्क्वेयर बटे L स्क्वेयर। ट्राई करो। सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मिला है ये सवाल। इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे हम, इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन भी निकालेंगे दोनों ब्लॉक का, पर अभी के लिए इतना ही काफी है। ट्राई करें भाई। यहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, एक्सीडेंट काबू में आ गया। चलिए, हो गया, कर लिया। देखो यार, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं।
पॉज करके कर लो एक बार, ट्राई पूरी जान लगा लो, 4 में से एक ऑप्शन मैच करा लो, फिर मैं बताऊं, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। आंसर है बी। अब समझो, जो फोर्स थी वो सेंटर से सेंटर लगनी थी, और जो आर डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। इसका सेंटर तो यहां पे है, चलो ठीक है, कितना ऊपर होगा, L/2 ऊपर होगा, है ना, L का है सेंटर ऑफ मास L/2। और बच्चों इसका सेंटर तो यहां कहीं होगा ना, यहां पे, कितना ऊपर, L ऊपर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा ना, L नीचे L ऊपर पे। बच्चों ये है R, ये बच्चों R है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फोर्स ऐसे लगेगी, ऐसे नहीं खींचेंगे, ये ऐसे खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, फील है सेंट्रल फोर्स का, ये क्लियर हुआ। सेंटर से सेंटर फोर्स लगेगी, ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, ऐसे नहीं खींच रहा, ये डिस्टेंस R होगा, इसका सेंटर L/2 ऊपर, इसका सेंटर L ऊपर, तो हमें ये R निकालना है, ठीक है ना, ठीक है, निकल आएगा। और निकालते हैं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, ये R निकालना है। बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, L/2, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा L है, ये L/2 है, तो ये भी L/2 हो जाएगा। यहां से R निकाल सकते हो आप, R कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ L/2 का स्क्वायर, तो L/2 बाहर आएगा, 2 अंदर आ जाएगा, √2, सही है, 2 टाइम्स ऑफ L/2 का स्क्वायर, तो L/2 का स्क्वायर बाहर, तो L/2 √2। सो R की वैल्यू हमें मिल गई, R की वैल्यू कितनी है, L/2 √2। ऐसे लगेगी फोर्स, फील हुआ, इधर वाली फोर्स ऐसे, इधर वाली ऐसे। अब फोर्स निकाल सकते हो जी सर, अब तो हलवा हो गया। F इज इक्वल टू G, M1 है M, M2 है 2M अपॉन R स्क्वायर, R है L/2 √2 का होल स्क्वायर, so it will be G 2M का स्क्वायर, L स्क्वायर √2 का स्क्वायर विल बी 2, 2 का स्क्वायर विल बी 4, 2 से 2 मर गया, ये 4 ऊपर गया, F इज इक्वल टू 4GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और दोनों ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। बढ़िया सवाल बनेगा, डर के भागना नहीं है। ग्राउंड से दोनों पे क्या लगने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन। तो सवाल यह है कि किस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और किस पे ज्यादा या कम लगेगा। इस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालो, इस पे निकालो, किस पे ज्यादा या कम। आंसर आपके मन में है इस पे ज्यादा, सही है, पर निकालो, कुछ नई चीज आपको मिलेगी, कुछ नया फील। सो अगला सवाल है, फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बोथ ब्लॉक्स। देखो एक फोर्स ये भी आ गई जो नॉर्मल रिएक्शन को डिस्टर्ब करने वाली है, थोड़ी ऊपर थोड़ी साइड में। फाइंड दी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बोथ ब्लॉक्स। ट्राई करें इसको, फिर मैं सॉल्व करता हूं। नॉर्मल रिएक्शन, आइए हम ट्राई करते हैं आपके साथ। यहां नॉर्मल रिएक्शन mg और 2mg तो नहीं आएगा, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे अब तक। तो इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा, और कुछ चीजें यहां से हटा देते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है हमें। जैसे एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है, और ये हमने सेंटर से सेंटर ज्वाइन किया। ये रहा बच्चों, ये लेंथ कितनी थी, L/2, ये लेंथ कितनी थी, L/2। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए तो ये एंगल निकल सकता है, कितना एंगल होगा, 45 डिग्री होगा मेरे ख्याल से। ये दोनों बराबर बराबर, तो एंगल कौन सा होगा, 42। tan 45 इज 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ कि ना, ठीक है भाई, ये समझ में आया हमको। अब यहां से एक फोर्स लग रही F और इस पे एक फोर्स लग रही F, ऐसे बना ले, बोलो सही है। फोर्स की वैल्यू हम देख चुके, GM स्क्वायर, सॉरी फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 4GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। चलो भाई
इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है 2m, और इसकी एफबीडी बनाएं। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स बोलो mg, ऊपर की तरफ बोलो नॉर्मल रिएक्शन, चलो इसको n1 बोल लेते हैं। अब ये फोर्स भी तो खेल खेलेगी, ये फोर्स F जो लग रही कितने एंगल पे लगेगी 45 समझ में आया ना, ये दोनों बराबर हैं, कब हो सकता है ये 45 डिग्री पे, ये और ये बराबर साइड 45 पे। अच्छा तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक इधर F cos 45 जिसकी वजह से आगे बढ़ेगा, और एक कंपोनेंट इधर F sin 45। अब अगर इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखें, F cos 45 से तो आगे बढ़ा, F sin 45 नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा। तो अगर वर्टिकली इसका इक्विलिब्रियम देखें, ना ऊपर जा रहा ना नीचे, सो N1 प्लस F sin 45 इज इक्वल्स टू mg, या N1 इज इक्वल्स टू mg माइनस F sin 45। सो N1 की वैल्यू हमें मिल गई है, mg माइनस F कितना है 4gm स्क्वायर बटे L स्क्वायर, sin 45 is 1 by root 2 and this is the normal reaction on first body। सेकेंड बॉडी की बात करें बच्चों हम लोग, तो सेकेंड बॉडी का मास है 2m, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी 2mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको N2 बोल लें, और एक फोर्स ये लग रही ऐसे। बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 45, सही है, ये 45, तो यहां से देखो ये एंगल सेम होगा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अब दिखेगा ये एंगल 45। तो इस F का एक कंपोनेंट इधर F cos 45 जिसकी वजह से ये बॉडी आगे बढ़ेगी, और एक कंपोनेंट नीचे आ रहा F sin 45। यहां फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ है, यहां फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ये देखो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट। F cos 45 की वजह से ये आगे बढ़ेगा, और अगर इसके हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्स हैं, 2mg है प्लस F sin 45 है, 2mg भी नीचे F sin 45, और ऊपर की तरफ N2। तो यहां से N2 की वैल्यू क्लियर मिल गई आपको, 2mg प्लस F कितना है 4gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, F की वैल्यू 4gm स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और sin 45 इज 1 by root 2। तो ये हो गया N1, ये हो गया N2। अब इस क्वेश्चन से आपका सेंट्रल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंटर से सेंटर लगाना है, ठीक। इसी तरह से बच्चों एक कंसेप्ट ये है कि पॉइंट मास पे लगाना है का क्या मतलब है सर, है ना, एक बात हमने बोली थी कि पॉइंट मास इसके लिए ट्रू है। तो बच्चों पॉइंट मास के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ाना पड़ेगा, जरा पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट यहीं पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोलना हो बोल लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास यहां 1 2 3 4 5 ऐसे ही n नंबर ऑफ मासेस हैं, मास नंबर m1, मास नंबर m2, m3 एंड सो ऑन mn तक n नंबर ऑफ मासेस हैं। मैं पूछूं m1 पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर m1 पे m2 भी फोर्स लगा रहा, m1 पे m3 भी फोर्स लगा रहा, m1 पे m4 भी, मतलब सबके सब फोर्स लगा रहे हैं। सो द नेट फोर्स ऑन एनी वन मास, नेट फोर्स ऑन, जैसे मान लेते हैं हम नेट फोर्स ऑन हम निकाल रहे mn, nth मास पे हम निकाल रहे, nth मास पे नेट कितनी फोर्स लगेगी। निकालने के लिए क्या करो, देखो कि nth मास पे फर्स्ट वाला कितनी फोर्स लगा रहा, यानी nth मास पे m1 कितनी फोर्स लगा रहा, प्लस nth मास पे m2 कितनी फोर्स लगा रहा, प्लस nth मास पे m3 कितनी फोर्स लगा रहा, प्लस सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन nth मास पे n-1 वाला मास कितनी फोर्स लगा रहा, और उन सबका वेक्टर सम करो। वेक्टर सम का क्या मतलब है, जैसे mn को देखो m1 इधर पुल करेगा, m3 इधर पुल करेगा, m2 इधर पुल करेगा,
है ना। सब अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे तो सबका वेक्टर सम निकाल लो तो नेट फोर्स ऑन mnth मिल जाएगा। इसको बहुत कॉम्प्लेक्स वे में नहीं समझना है, इसको हल्के में समझो यार, फिजिक्स फील्ड में समझो। बहुत ढेर सारे मास हैं, किसी एक पे टोटल फोर्स निकालनी है तो क्या करें, सारी फोर्सेस का वेक्टर सम। तो nth मास पे फर्स्ट वाले ने कितनी फोर्स लगाई, प्लस वेक्टर फॉर्म में सेकंड वाले ने, प्लस वेक्टर फॉर्म में थर्ड वाले ने, हो सकता है माइनस भी करना पड़े, इन दोनों देखो माइनस होगी। तो वेक्टर अपने आप ये सब चीजें मैनेज कर लेता है, वेक्टर अपने आप ये सब मैनेज कर लेगा, प्लस माइनस, उसकी टेंशन नहीं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं कि अगर मेरे पास n मासेस हैं, किसी एक पे नेट फोर्स निकालनी है तो उस पे सबकी फोर्स, हर मास उस पे जितनी फोर्स निकाल रहा है उसका वेक्टर सम कर दो। क्लियर? एग्जाम्पल देके समझाएं ये बात। चलो एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल से तुम्हें एकदम हलवा लगने लगेगा ये, ठीक है। अच्छा जरा देखो, जरा देख रे बच्चा रे, मान ले बच्चा मेरे पास यहाँ एक m मास है, यहाँ एक m मास है और यहाँ एक 2m मास है। इन तीन मासेस को मैंने तीन वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखा। सर आपका फेवरेट है ये तो, 2m m m, ट्रायंगल की साइड है ए है। अब हमसे बोला फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m एंड 2m, m और 2m पे नेट फोर्स निकालनी है। m को देखो, ये पुल करेगा अपनी तरफ और ये पुल करेगा अपनी तरफ, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। 2m को देखो, ये वाला m अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला m अपनी तरफ खींचेगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r, ऐसे करना है। चलो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं। m वाले पे जो फोर्स आ रही वो आ रही है x g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और 2m वाले पे जो फोर्स आ रही वो है y g m स्क्वायर बटे a स्क्वायर। फाइंड x एंड y, चार ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको, a b c d। ऑप्शन है 2√3, 7, √3, 2 √7, 2√7, √3, √7, 2 √3। तो ये चार ऑप्शन है, पॉज करके ट्राई करें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, एंगल 60 डिग्री, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, एंगल 60 डिग्री। वेक्टर सम निकालेंगे। कर ले भाई, पॉज करें और ट्राई करें। 1 2 3 4 5। अब मैं सॉल्व करने जा रहा। ओके ओके ओके, चलो पहले 2m को सॉल्व करते हैं। तो 2m को m ने अपनी तरफ खींचा और इस m ने अपनी तरफ खींचा, दोनों तरफ खींचने वाले मास बराबर, दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर, तो फोर्स भी बराबर होगी। मान लेते हैं ये फोर्स F, ये फोर्स भी F, बराबर होगी कि नहीं? देखो दोनों मास बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, एंगल है 60 डिग्री। तो 2m की जब बात करें तो दो फोर्सेस हैं जिनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। सो नेट फोर्स विल बी, वेक्टर सम कर लेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। वैसे याद हो तो मैं 60 डिग्री का आपको ये आंसर रटवा भी चुका हूं कि जब दोनों वेक्टर सेम रहे और 60 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट √3f आएगा। खैर देख लेते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर √3f स्क्वायर, सही है। तो बाहर आ जाएगा अंडर √3 इंटू f। यही मैं बता रहा था, √3 टाइम्स ऑफ f, ठीक है। अब f की वैल्यू क्या हो निकाल लेते हैं। सो f की वैल्यू होगी, बोलो, g मास कितना है m, 2m अपॉन a स्क्वायर। सो फाइनल आंसर विल बी नेट फोर्स ऑन 2m मास विल बी √3 टाइम्स ऑफ f। f कितना है 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सही है।
नेट फोर्स है √3F, तो √3F की वैल्यू 2gm² अपॉन a स्क्वायर। सो 2m के ऊपर नेट फोर्स लग रही है 2√3gm² अपॉन a स्क्वायर। तो y की वैल्यू दिख रही है 2√3, y की वैल्यू 2√3, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, बाकी किसी में कुछ करेक्ट है ही नहीं। सॉल्व कर लेंगे x के लिए भी, पर y की वैल्यू 2√3 सिर्फ इसमें दिख रही है d में। क्लियर? आइए अब m की बात कर लेते हैं। m की बात करें, m पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक ये खींचेगा, एक ये, और दोनों फोर्सेस अलग अलग होंगी कि सेम होंगी? अलग अलग होंगी। ये वाली फोर्स देखो कितनी होगी, इधर वाली फोर्स, इसको F मान लो। F कितनी होगी? G M, इस पे फोर्स निकाल रहे M पे, एक इधर लगी F G M अपॉन a स्क्वायर। तो ये फोर्स हो गई gm² अपॉन a स्क्वायर। इस तरफ वाली फोर्स कितनी होगी? इस तरफ वाली फोर्स होगी gm इंटू 2m अपॉन a स्क्वायर, मतलब इसकी डबल होगी। यानी m की बात करें तो m पे एक फोर्स F इधर, और इधर वाली फोर्स को 2F बोल सकते हैं। भाई इधर वाली फोर्स लिखोगे gm 2m अपॉन a स्क्वायर, तो डबल हो गई इसकी। एंगल बीच में है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट निकालना है F नेट √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60, बोलो सही है? a² प्लस b² 2ab cos 60 √f², ये हो जाएगा 4f², ये हो गया 2 2 4f², cos 60 कितना होगा? 1/2, तो ये हो जाएगा 2f², सही है? तो 2 4 6 1 7 f², तो √7f², तो बाहर आ जाएगा √7 टाइम्स ऑफ f। f की वैल्यू कितनी है? gm² अपॉन a स्क्वायर। सो नेट फोर्स ऑन m मास इज √7, f की वैल्यू gm² अपॉन a स्क्वायर। सो m मास पे नेट फोर्स आ रही √7 gm² अपॉन a स्क्वायर। तो x की वैल्यू √7, ऑप्शन डी, जो कि पहले ही मिल चुका था। क्लियर हुआ? चलिए यहां तक क्लियर। इससे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप समझ गए कि किसी एक पे फोर्स निकालनी हो और कई ढेर सारे मास हो, तो डिफरेंट मासेस की फोर्स निकालकर उनका वेक्टर सम करना है। अब मैं आपको पॉइंट मास का फील दिलाता हूं कि इस फॉर्मूले में ये क्यों बोला कि मास पॉइंट मास हो। समझते हैं आप एक क्वेश्चन के थ्रू, ट्राई करेंगे। प्यारे प्यारे दो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। मेरे पास यहां एक रॉड है, एक रॉड है मेरे पास, ठीक है ना? इसका मास m है, लेंथ l है। इस रॉड के एंड से a डिस्टेंस दूर एक छोटा सा मास m रखा है। हमसे पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिए हमको A B C D, हमको ऑप्शन दिए gm अपॉन l प्लस a का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी बहुत प्यारा सवाल है, gm अपॉन a इंटू l प्लस a। ऑप्शन सी gm अपॉन l/2 प्लस a का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी gm अपॉन l इंटू a प्लस l। ट्राई करो जरा इसको। दो मासेस हैं, एक m l लेंथ का और एक पॉइंट मास m, इनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? ट्राई करें। कैसे होगा? इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान। हो गया? कैसे किया जाए यार? ये मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट मास तो है नहीं है, ये मास तो पूरे में बटा हुआ है। अब क्या करें यार? ये सारा मास इसके सेंटर पे होगा? हां सर होगा। तो हम यहां पे मास मान लें? हां सर मान लें।
कैपिटल एम यहां पे है, स्मॉल एम यहां पे है, ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2 और ये A। तो दो मासेस हो गए कैपिटल M और स्मॉल m और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया L/2। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी L/2 प्लस A है ना, अपॉन L/2 प्लस A का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। यही किया है और ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है सर? ये समझो, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यहां पे लगाना गलत है, क्योंकि हर मास इस m को बराबर की फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो Gm/x² पे प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? जिसका डिस्टेंस कम उसकी फोर्स ज्यादा। और समझाता हूं, ये गलत है, ये काम करना गलत है, सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके करना गलत है। क्यों गलत है ये भी समझाता हूं, ठीक है? रीजन होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ये है जिसने किया है, पर रीजन बता रहे क्या है। मान लो मैं एक मास यहां पे ले लूं पतला सा dm और एक मास यहां पे ले लूं पतला सा dm। अगर इन दोनों मास का इफेक्ट बराबर होता तब सेंटर ऑफ मास वाली लॉजिक काम कर जाती, पर ये वाला मास इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये वाला मास इसको कम अट्रैक्ट करेगा। तो सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे मान लेना गलत है। कुछ मासेस इधर के हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ मासेस इधर के हैं जो कम अट्रैक्ट। जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर कम होगा। जो क्लोज मास होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जितना दूर जाओगे अट्रैक्शन कम। मतलब ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। आपने क्या किया, सारे मास को सेंटर पे मान लिया, आपने वाला सबका अट्रैक्शन बराबर है, ऐसा आप होगे सर इधर कम उधर ज्यादा तो बराबर मान लिया। ऐसा मैथ्स के उन एक्सप्रेशन में करना जिसमें यहां पे x की पावर 1 हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तब ये वाली लॉजिक जो नहीं होती कि इधर वाली, बहुत सही कंसेप्ट बता रहा हूं, तब ये जो लॉजिक नहीं होती कि इधर वाले ने ज्यादा अट्रैक्ट किया इधर वाले ने कम अट्रैक्ट किया, या इधर वाले का इफेक्ट कम है इधर वाले का इफेक्ट ज्यादा, तो बीच में लेके सॉल्व कर दें। ये लॉजिक तभी काम करेंगी जब जो भी एक्सप्रेशन है आपका वो x की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी में ये चीज काम कर जाती। पोटेंशियल एनर्जी जैसे मान लो mgh वाली हम निकाल रहे होते तो uh की पावर 1 पे डिपेंड करती। वहां पे सेंटर ऑफ मास लेके पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे सही आएगी, यहां पे सही नहीं आएगी। तो अब क्या करें? अब डीएम वाला कंसेप्ट उठाएंगे। ये कंसेप्ट फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्लियर हुआ? बहुत प्यार से समझाया। तो अब यहीं पे पॉइंट मास वाला खेल आपको समझाना है कि आप इसके सेंटर ऑफ मास पे चल के कहानी को सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं था। इसीलिए न्यूटन ने बोला था कि पॉइंट मास के लिए मेरा फॉर्मूला है। और यहां पे मास m, यहां से कितना डिस्टेंस दूर? a डिस्टेंस दूर। अगर ये पॉइंट मास होता तो आप बोलते हैं यहां पे सारा मास है, पॉइंट मास यहां पे है, खेल खत्म। ये पॉइंट मास नहीं, ये एक्सटेंडेड मास है और ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला है एक्सटेंडेड मास पे वैलिड नहीं है। चलो अब क्या किया जाए? अब एक काम करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम एक पतला सा मास काट लेते हैं कि चुक चुक्का अरे रे रे रे, यहां काट लेते हैं एकदम साइड में। ये पतला सा मास मैंने काट लिया, यहां काट लेते हैं। ये पतला सा मास मैंने काट लिया, यहां पे क्या बोलेंगे इसको हम? dm। मान लेते हैं dm m से x डिस्टेंस दूर है। आप मुझे बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन m ड्यू टू dm? g m dm अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि dm एक छोटा सा मास है। dm अपने आप में क्या है? पॉइंट मास है। पूरा कैपिटल M पॉइंट मास नहीं है, पर dm इतना छोटा सा मास है कि वो क्या बन गया? पॉइंट मास। तो dm के ऊपर ये फॉर्मूला वैलिड है, कैपिटल M के ऊपर वैलिड नहीं। ये नहीं कर सकते सेंटर में मान लिया। ये dm मान सकते, इतना छोटा मास है, पॉइंट मास। फील आया पॉइंट मास का? अच्छा, ये हो गया। इसी तरह से मैंने एक dm यहां पे काटा,
इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी इतनी ही होगी। एक डीएम यहां पे काटा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर बहुत ढेर सारे मासेस हों जो किसी एक मास पे फोर्स लगा रहे हो, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है? नेट फोर्स निकालने का तरीका है फोर्स ऑन मास m ड्यू टू पहला डीएम, फोर्स ऑन मास m ड्यू टू दूसरा डीएम, फोर्स ऑन मास m ड्यू टू तीसरा डीएम एंड सो ऑन। और सबका वेक्टर सम करिएगा। समझ रहे हो बात? इस मास m पे इस डीएम ने फोर्स लगाया, इस मास m पे इस डीएम ने फोर्स लगाया, इस मास m पे इस डीएम ने, और डीएम के लिए ये फॉर्मूले वैलिड थे, और सबको वेक्टोरियली जोड़ना है। ये डीएम इसको किधर खींचेगा? इधर। ये डीएम इसको किधर खींचेगा? इधर। ये डीएम इसको किधर खींचेगा? इधर। यहां पे डीएम लें, इसको किधर खींचेगा? इधर। मतलब सब डीएम इसको सेम डायरेक्शन में खींच रहे, तो हम वेक्टर हटा सकते हैं, सिंपली ऐड करना है। बोलो क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सब डीएम अलग अलग डायरेक्शन में, ऐसा हो सकता था, ऐसा भी होगा, पर यहां पे ऐसा नहीं है। सारे डीएम, ये वाला डीएम भी इधर ही खींच रहा, ये वाला डीएम भी इधर ही खींच रहा, ये वाला डीएम भी इधर ही खींच रहा, सब सेम डायरेक्शन में खींच रहे। तो सब डीएम की फोर्स निकाल लो इसके ऊपर और सबको जोड़ दो। इस वाले ने खींचा, इस वाले ने खींचा, इस वाले ने खींचा, नेट कितना खींचा, सबकी फोर्स जोड़ देंगे। तो जोड़ते 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 आपको पता है ये डीएम वाली चीजों को जोड़ने का तरीका पता है कि नहीं पता है? ये छोटी सी फोर्स थी, इसको मैं डीएफ लिख दूं, स्मॉल फोर्स ऑन मास m ड्यू टू डीएम। अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो बच्चों मैं इंटीग्रेशन कर दूं इस छोटी सी फोर्स का, इतना तो पता है ना, छोटी सी फोर्स इस डीएम की वजह से m पे। टोटल फोर्स चाहिए तो इस छोटी सी फोर्स का इंटीग्रेशन, खेल खत्म। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी एम डीएम बट्टे एक्स स्क्वायर। अब आता है कि लिमिट कहां से कहां, तो x को कहां से कहां वेरी करें, आपको कौन कौन से डीएम लेने हैं, ये वाले डीएम से लेके यहां तक के सारे डीएम निकालने हैं। सबसे पहले इसकी वजह से फोर्स, फिर इसकी वजह से फोर्स, फिर इसकी वजह से, फिर ऐसे करते करते, यानी x की जो सबसे पहली वैल्यू है वो x इज इक्वल्स टू a है। सबसे पहला डीएम कहां पे अपीयर हो रहा, x की वैल्यू a पे, और सबसे आखिरी डीएम कहां पे अपीयर हो रहा, x इज इक्वल्स टू a प्लस l पे। ये लेंथ l है। सबसे पहला डीएम m से कितनी दूर है, a डिस्टेंस पे, और सबसे आखिरी वाला a प्लस l। तो डीएम 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 काटते हुए कहां से कहां चलना है, a से a प्लस l तक। यहां से देखो कैपिटल G कांस्टेंट, स्मॉल मास m कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बटे एक्स स्क्वायर a से a प्लस l। अब एक प्रॉब्लम है बच्चों, आप डीएम को एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते भाई, एक्स स्क्वायर के साथ डीएक्स चाहिए तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो कोशिश करते हैं इस डीएम को हटा के डीएक्स लाने की। कैसे लाएंगे, ये हमने सेंटर ऑफ मास में बहुत बार पढ़ाया है, बहुत छोटी सी लॉजिक लगाएंगे। ये पूरे रॉड का मास कितना है m, लेंथ कितनी है l, मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ रॉड की कितनी होगी, m बराबर l। अब यहां से मैंने छोटा सा मास काटा, कुछ 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 डीएम, इसकी विड्थ कितनी मान सकते हैं, dx मान लें। x डिस्टेंस पे एक पतला सा स्ट्रिप काटा, उसकी लेंथ कितनी मान लें, dx मान लें, यानी ये जो डीएम काटा इसकी लेंथ कितनी है, dx। तो ये रहा मेरे पास एलिमेंट, एलिमेंट का मास है dm, लेंथ है dx। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, dm बराबर dx। अब चाहे पूरे का मास पर यूनिट लेंथ लें, चाहे थोड़े से का मास पर यूनिट लेंथ लें, दोनों चीजें सेम होगी। मैंने कहा पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, m/l। मैंने कहा इस स्ट्रिप का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, dm/dx। नोट कर लो फिर आगे बढ़े, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं मैं, उतार लिया है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं जो मास पर यूनिट लेंथ पूरे रॉड का है वही इसका है। सो वी कैन से dm बराबर dx इज इक्वल्स टू m बराबर l। कैसे भी कर लो, चाहो तो लैम्डा मान लो, जैसे आपको आता हो। यहां से dm की वैल्यू कितनी आ गई, m/l इंटू dx। तो देखो dm किस में चेंज हो गया, dx में चेंज हो गया। ये चीज समझ में आई,
पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ लूं या छोटे से पार्ट का मास पर यूनिट लेंथ लूं, वो क्या रहेगा, सेम। तो डीएम की वैल्यू मिल गई मेरे को m/l इंटू dx। इसको यहां पे पुट कर देंगे। सो कहां कर लूं मैं, कहां पे करें, इसको हटा दें। चलो, सो एफ नेट, मैंने क्या कहा, पूरे रॉड का मास पर यूनिट लेंथ और इसका मास पर यूनिट लेंथ सेम, यहां से डीएम की वैल्यू एफ नेट जीएम इंटीग्रेशन डीएम की जगह m/l इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर a से a प्लस l। यहां से m/l बाहर आ गया, सो gm m/l इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर। तो dx बाई एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो आएगा -1/x a से a प्लस l। कर लेना किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर विल बी -1/x। ठीक है, x की पावर 2 है तो x की पावर -2, x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन कर लोगे ना, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। देखो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2, तो ये हो गया x की पावर -1 और नीचे भी -1, तो x की पावर -1 को 1/x। ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट कर लो, बस इसके बाद आसान है। यहां से वैल्यूज पुट कर लेंगे हम, gm बराबर l, माइनस को बाहर ले लें, 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 अपॉन a, बोलो सही लिखा है, x की जगह a प्लस l फाइनल लिमिट, x की जगह a इनिशियल लिमिट, माइनस को बाहर कर लिया है। सो माइनस gm बराबर l, एलसीएम हो जाएगा a इंटू a प्लस l, यहां आएगा a, यहां माइनस a माइनस l, बोलो सही है, a माइनस a प्लस l, तो माइनस a माइनस l, ये कैंसिल, l से l कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, g m m, l से l कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, a अपॉन a प्लस l, ऑप्शन बी, g m m अपॉन a इंटू l प्लस a। समझ में आया? तो यही बच्चों इंपॉर्टेंस है पॉइंट मास का। ये वैलिड था सिर्फ पॉइंट मास के लिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ये नहीं करना कि सेंटर ऑफ मास पे, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ये मत करना कि सेंटर ऑफ मास पे लगा के सॉल्व कर दिया। क्या करना, छोटे छोटे डीएम काट के निकालना, या दूसरा तरीका है ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो अभी फील्ड आती ही नहीं है, इसके बहुत क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक दो करेंगे, फिर फील्ड सीख लेंगे, फील्ड से कंसेप्ट आसान हो जाएगा। कितने परसेंट क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ? मैंने कहा बीच में नहीं लेना, डीएम लेना है, डीएम की वजह से फोर्स लगा ली, डीएम की वजह से फोर्स कितनी निकली हमारी, जी डीएम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि डीएम को हटाना है, तो मैंने कहा डीएम अपॉन डीएक्स इज इक्वल्स टू एम पर एल। डीएम की वैल्यू मिल गई, डीएम की वैल्यू यहां पुट कर दी, फिर इंटीग्रेट किया, उसके बाद एक्स को कहां से कहां वेरी किया, ए से ए प्लस एल, यहीं से यहां डीएम काटने हैं, सबकी फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो सिंपली ऐड कर लिया। क्लियर? चलिए मैं एक आखिरी सवाल आज आपको होमवर्क में देता हूं, और वो भी अच्छा ही सवाल है, ऐसा हल्का फुल्का सवाल नहीं मिलेगा वो भी आपको, उसमें तो बहुत ही लॉजिक लगनी है, तो मैं थोड़ी सी हेल्प भी कर दूंगा, उसमें हिंट भी दे दूंगा, पर क्वेश्चन आपके ऊपर ही रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास यहां पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, आए हाय सर, और सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और यहां एकदम बीच में सेंटर पे, एकदम इसके सेंटर पे मेरे पास एक स्मॉल मास m रखा है। हमसे पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन मास m ड्यू टू रिंग। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे कि रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल के करोगे, गलत हो जाएगा ना। प्रिंसिपल, यहां डीएम काटोगे, डीएम काटोगे, डीएम, हर डीएम की वजह से फोर्स निकालोगे। तो ऑप्शन में दे देता हूं ए बी सी डी। सो ऑप्शन है 2/3 पाई जी एम m बटे r स्क्वेयर जे कैप माइनस 3/2 पाई जी एम m बटे r स्क्वेयर माइनस जे कैप 3 पाई जी एम m बटे r स्क्वेयर माइनस जे कैप 2 पाई माइनस r स्क्वेयर जी एम m जे कैप।
माइनस जे कैप इसलिए लगा है क्योंकि जो भी फोर्स एम पे होगी वो डाउनवर्ड होगी। ओवरऑल रिंग देखो, सॉरी प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप, हाँ जो भी फोर्स एम पे होगी वो अपवर्ड होगी। ये वाले मास इसको इधर खींचेंगे, ये वाले मास इधर, ये वाले मास इधर, ये वाले मास इधर। जैसे यहां पे डीएम लोगे, समझा देता हूं, सॉल्व खुद से करना है। यहां डीएम लोगे तो वो इसको इधर खींचेगा, यहां डीएम लोगे तो इसको इधर खींचेगा, यहां डीएम लोगे तो इसको इधर खींचेगा, यहां डीएम लोगे तो इसको ऊपर खींचेगा, यहां डीएम लोगे तो इसको इधर खींचेगा। तो ओवरऑल जो फोर्स आएगी बच्चों वो आपको दिख रहा है किधर आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको कि अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी होगी। ट्राई करना है, मैं हिंट दे दूं। हिंट ये है कहीं पे भी डीएम मास ले लेना, कट 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 इसको जोड़ना आर, कट 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 इसको जोड़ना, ये एंगल ले लेना डी थीटा। डीएम मास की वजह से इस पे फोर्स जो लगेगी छोटी सी फोर्स डीएफ, ये एंगल ले लेना थीटा। हिंट दे रहा हूं सिर्फ, डिपेंड मत हो जाओ। ये डीएफ फोर्स लगेगी, एंगल कितना है थीटा। डीएफ फोर्स के 2 कंपोनेंट, डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा। इसी तरह से डीएम का एक हमशक्ल यहां होगा, इस डीएम का एक हमशक्ल यहां, जिसकी वजह से यहां भी एक फोर्स लगेगी डीएफ, इधर आएगा डीएफ कॉस थीटा, ऊपर आएगा डीएफ साइन थीटा। यहां इस डीएफ का इधर डीएफ कॉस थीटा, ऊपर आया डीएफ साइन थीटा, डीएफ साइन थीटा, और इसकी वजह से भी डीएफ साइन थीटा। डीएफ कॉस थीटा डीएफ कॉस थीटा कैंसिल, डीएफ साइन थीटा डीएफ साइन थीटा ऐड। तुम यहां पे डीएम ले लो तब भी कहानी सेम होगी। डीएम को यहां से जोड़ोगे, एक आएगा डीएफ कॉस थीटा डीएम साइन थीटा। इसके बराबर में सिमेट्रिक में एक डीएम यहां काटना, उसकी वजह से जो फोर्स होगी उसका एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, यानी सबके कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे और सबके साइन थीटा ऐड हो जाएंगे। तभी तो देखो नेट फोर्स प्लस जे कैप के डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में, क्योंकि सबकी हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल। जैसे इसकी वजह से इधर खींचेगा, इसकी वजह से इधर खींचेगा, कैंसिल। इसकी वजह से इसने इधर खींचा और इसने इधर, तो दोनों का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल और ये वाला ऐड। तो आपको बेसिकली डीएफ साइन थीटा को जोड़ना है फॉर कंप्लीट रिंग, है ना, हाफ रिंग जो भी है। ट्राई करो यार पॉज करके खुद से, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतनी ही बातें हैं। इन सबको करने का आसान तरीका है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि हमारा अगले वीडियो का टॉपिक होगा। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।